हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो बीए क्लास चल रही है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में। तो आज जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वह है पृथ्वी पर सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व का विश्लेषण। जो कि पृथ्वी पर सूर्य ताप आता है तो उसका वितरण को कौन कौन प्रभावित करते हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो उसके वितरण को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सूर्य ऊर्जा और ताप का प्रधान स्रोत है। तो सूर्य क्या होता है कि ऊर्जा और ताप का प्रधान स्रोत होता है। जो भी पूरी पृथ्वी है उस पर जो ताप प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। सूर्य के विकिरण के द्वारा पृथ्वी शक्ति को प्राप्त होती है। तो जो सूर्य के विकिरण है उसके द्वारा शक्ति किसको प्राप्त होती है? पृथ्वी को। और इसे क्या कहा जाता है? सूर्य ताप कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सूर्य के द्वारा जो विकिरण प्राप्त होते हैं और शक्ति प्राप्त होती है उसी को क्या कहेंगे? सूर्य ताप। सूर्य ताप होता है जो आइसोलेशन सूर्य से बना होता है, जिसकी उत्पत्ति हुई थी इनकमिंग सोलर रेडिएशन से। जो आइसोलेशन होता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, और इसी से मिलकर बना है आइसोलेशन। सूर्य ताप को प्राप्ति सूक्ष्म तरंगों, दोष तरंगों और गतिवानकों में होती है। तो जो सूर्य ताप होता है उसकी प्राप्ति किससे होती है? सूक्ष्म तरंगों से, दोष तरंगों और गतिवानकों में होती है। प्रकाश तरंगों की लंबाई 0.2 माइक्रोन से 4.0 माइक्रोन तक रहती है। तो जो प्रकाश की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 0.2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन तक होती है। इसके अतिरिक्त अनेक सूक्ष्म तरंगें जैसे कि पराबैंगनी किरणें 0.2 माइक्रोन से भी कम लंबाई की होती हैं। तो जो छोटी तरंगें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, वो किससे कम होती है? 0.2 माइक्रोन से भी कम होती है। इसी प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में दीर्घ तरंगें जैसे अविरत किरणें भी पृथ्वी तक ताप लाने में समर्थ होती है। तो ये क्या करती है? पृथ्वी तक ताप लाने में समर्थ होती है, जिनकी तरंग लंबाई 4 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक हो सकती है। तो इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 4 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक। सूर्यता के अंतर्गत हम सभी प्रकार के विकिरणों को सम्मिलित करते हैं। तो जो सूर्य होता है उसके अंदर हम क्या सभी प्रकार के विकिरण होते हैं उनको सम्मिलित करते हैं, जिनकी लंबाई 1 से 1050 से लेकर 1 से 6700 मिलीलीटर तक रहती है। हम अपनी आंखों से केवल उन्हीं किरणों को देख सकते हैं जिनकी लंबाई 1/4000 से 1/6700 मिलीमीटर के मध्य होती है। तो हमारी क्षमता क्या है कि हम जो 1/4000 से 1/6700 मिलीमीटर है उन्हीं के मध्य की किरणों को हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। सूर्य ताप का अधिकांश भाग वायुमंडल में होकर जाता है। यह प्रतिबिंब द्वारा पुनः शून्य में नष्ट हो जाता है। तो जो सूर्य का ताप होता है वह ज़्यादातर वायुमंडल में नष्ट हो जाता है। किम्बल के अनुसार केवल 43% भाग पृथ्वी तक पहुंचता है। तो 43% भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है, बाकी सारा भाग होता है जो वायुमंडल में नष्ट हो जाता है। शून्य में प्रतिबिंबन मेघों द्वारा होता है 23%, गैस धूल कणों और जलवाष्प द्वारा होता है 6%, और पृथ्वी के धरातल जलाशय बर्फ द्वारा होते हैं 7%। ये टोटल कितना होगा? 36%। ये सारा का सारा अलग है। हम बात करते हैं वायुमंडल द्वारा अवशोषण। अब जो होता है मेघों द्वारा 3%, तो मेघों द्वारा होता है। ओजोन और अन्य गैसों द्वारा होता है 14%। तो टोटल कितना होगा? 17%। धरातल द्वारा अवशोषण। तो धरातल द्वारा अवशोषण होता है, पुनः वायुमंडल को विकसित कर देता है 31%। धरातल का प्रत्यक्ष अवशोषण होता है 16%, और ये दोनों मिलाकर कितने हो गए? 47%। और वायुमंडल का विषितर प्रकाश हो गया 100%। अब जो है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सूर्य विकिरण की तीक्ष्णता अथवा सूर्य किरणों का कोण। धरातल पर सूर्य किरणों का झुकाव अक्षांश, मौसम और दिन की अवधि के अनुसार बदलता रहता है। तो जो सूरज की जो किरणें हैं उसका झुकाव अक्षांश और मौसम और दिन की अवधि के अनुसार हमेशा बदलता रहता है। तिरछी किरण
किरणें धरातल के अतिरिक्त भाग में विकृत होती है, जिसके कारण लंबवत किरणों की अपेक्षा उनमें सूर्य ताप को तीक्ष्णता कम हो जाती है। भूमध्य रेखा की दूरी बढ़ने के साथ साथ सूर्य किरणों का झुकाव भी बढ़ता जाता है, जिससे सूर्य ताप को मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में तिरछी किरणों से सूर्यताप कम होने के 3 कारण हैं। तो जो सूर्यताप कम होने के 3 कारण मुख्य ये है। तिरछी किरणों की तीक्ष्णता लंबवत किरणों की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रतिबिंबन के कारण अधिक नष्ट होती है। तिरछी किरणें धरातल के अधिक भाग को घेरती है, जिससे ऊर्जा का फैलाव अधिक क्षेत्रों में हो जाता है। तिरछी किरणें वायुमंडल के अधिक भाग को पार करके धरातल तक पहुंचती है, जिससे अवशोषण, प्रतिबिंबन और प्रकीर्णन अधिक होता है। तो जो तिरछी किरणें हैं, इन कारणों की वजह से सूर्यताप कम हो जाता है। उदाहरणार्थ, कलकत्ता में 31 दिसंबर को सूर्य की किरणों का झुकाव 45 डिग्री तथा 21 जून को 90 डिग्री होता है। फलत 21 दिसंबर को 21 जून की अपेक्षा केवल 70% होकर सूर्यताप प्राप्त होता है। तो यह सूर्य की जो किरणें होती हैं, उनके झुकाव के कारण ही सूर्यताप कम ज़्यादा होता रहता है। अब हम आगे बात करते हैं सूर्य विकिरण की अवधि या दिन रात की लंबाई। पृथ्वी के अपनी दूरी पर 66 से 1/2 डिग्री झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ सूर्य विकिरण की अवधि निरंतर बदलती रहती है। तो ऋतु परिवर्तन के साथ क्या होता है, सूर्य विकिरण की अवधि भी निरंतर चेंज होती रहती है। ग्रीष्म काल में सूर्य की विकिरणें न केवल सीधी ही पड़ती हैं, बल्कि विकिरण अवधि भी अधिक रहती है। अतः गर्मी में सूर्यताप की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो गर्मी में क्या होता है, सूर्यताप की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए दिन और रात का अंतर बढ़ता जाता है। ब्लेयर 1965 ने विभिन्न अक्षांशों की दूरी प्रकाश अवधि की गणना इस प्रकार की। पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब हम बात करते हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक उत्केंद्रक वृत्त में करती है, जिसके कारण 3 जनवरी को सूर्य के निकट आ जाती है। तो 3 जनवरी को क्या होता है, सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट आ जाती है पृथ्वी। ये स्थिति परिवर्तनशील है। यह स्थिति प्रत्येक 21,000 वर्ष में बदलती है। तो ये कब बदलती है, प्रत्येक 21,000 वर्ष में। इस अवस्था को दक्षिणायन या रविनिच या उपसौरिका कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी को सबसे अधिक ताप प्राप्त होता है। तो संपूर्ण पृथ्वी को क्या होता है, सबसे अधिक ताप प्राप्त होता है। इसके विपरीत 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर 9,45,00,000 मील होती है। इस स्थिति को उत्तरायण या रविउच्च या अपसौरिक कहते हैं। तो 4 जुलाई को सूर्य क्या होता है, पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होता है, जबकि 3 जनवरी को सबसे पास होता है। नवीनतम गणनाओं के अनुसार 3 जनवरी को उपसौरिका या रविनिच की अवस्था में स्थायी सूर्य ताप 2.01 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है, जबकि 4 जुलाई को अपसौरिका या रविनिच की अवस्था में स्थायी सूर्य ताप केवल 1.88 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट रहता है। अर्थात रविनिच की अवस्था में रविउच्च की अपेक्षा 6% अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है, जिसके कारण संपूर्ण पृथ्वी का तापक्रम जनवरी में 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। तो जनवरी में क्या होता है, तापमान 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समस्त पृथ्वी पर सूर्य ताप दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियों में सबसे अधिक होता है और उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों में सबसे कम। यदि ऐसा नहीं होता तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ और अधिक गर्मी होती और जाड़ों का मौसम और भी अधिक ठंडा होता है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियाँ उत्तरी गोलार्ध की तुलना में 6% अधिक गर्म और सर्दियाँ 6% अधिक ठंडी होती है। सूर्य कलंकों का प्रभाव। सूर्य में निरंतर ताप चुंबकीय तूफान आते रहते हैं, जिसके कारण सूर्य के धरातल में कहीं कहीं पर प्रकाश विकिरण लुप्त हो जाता है। उसके स्थान पर प्राकृष्णीय पराबैंगनी विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। तो सूर्य में क्या होता है, कभी कभी तूफान आते रहते हैं, इसकी वजह से कहीं पर प्रकाश विलुप्त हो जाता है। इस अप्रकाशित क्षेत्रों को सूर्य कलंक कहते हैं। तो जो अप्रकाशित क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सूर्य कलंक। सूर्य कलंक चक्र 11 वर्षीय चक्रम है। यह सूर्य कलंकों की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो पराबैंगनी विकिरण की मात्रा 20 गुने अधिक हो जाती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी को स्थायी सूर्य ताप की मात्रा में
की वृद्धि हो जाती है। यह 2% अधिक स्थायी ताप के कारण धरातल तापक्रम 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। सूर्य कलंकों का प्रभाव न केवल तापक्रम को ही बढ़ाने में सहायक होता है, बल्कि अत्यधिक पराबैंगनी उत्सर्जन के कारण विद्युत चुम्बकीय तूफान एवं आयनमंडल को प्रभावित करते हैं, जो पृथ्वी से होने वाले रेडियो प्रसार में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की मोटाई या अक्षांश। सूर्य विकिरण का झुकाव अक्षांश रेखाओं के अनुसार बदलता रहता है, अतः विकिरणों को अधिक वायुमंडल को पार करना पड़ता है, जिससे वायुमंडल में निहित वाष्पकण, जल कण, धूल कण और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें अधिकांश सूर्य ताप को या तो अवशोषित कर लेती हैं या परावर्तित और विकिरण करके पुनः बाह्य प्रकाश में प्रसारित कर देते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणों को सबसे कम मोटाई के वायुमंडल को पार करने वाला करके आना पड़ता है, जिससे यदि अन्य बातें समान हो तो सूर्य ताप भी वहाँ सबसे अधिक होना चाहिए। परंतु ऐसा पाया जाता है कि सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर न होकर कर्क और मकर रेखा के समीप रहता है। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं। 6 डिग्री उत्तरी से 6 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य सूर्य किरणें केवल वसंत, विषुव, शरद और विषुव के समय 30 दिन लंबवत पड़ती है। 17 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य अयनांतों में सूर्य की किरणें क्रमागत रूप से लगभग 6 दिन लंबवत पड़ती है। भूमध्य रेखा की तुलना में कर्क और मकर रेखाओं पर ग्रीष्मकालीन दिनों की संख्या अधिक होती है। इन प्रदेशों के मेघ रहित प्रकाश और उच्च वायु बाहर की पेटियों के केंद्रीयकरण तापमान को बढ़ा देता है। पेटरसन के अनुसार सूर्य किरणों के कोण और वायुमंडल की मोटाई संबंध निम्न प्रकार है। वायुमंडल की स्थिति और पारदर्शिता। हम बात करते हैं वायुमंडल की स्थिति और पारदर्शिता। संपूर्ण सूर्य ताप का 36% भाग अपनी सूक्ष्म तरंगों की अवस्था में ही वायुमंडलीय धूल कण, जल कण, गैस और धरातल द्वारा परावर्तित हो जाता है। यह पृथ्वी को तापमान प्रदान करने में सहायक नहीं होता, इसे एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो क्या होगा? जो कि पृथ्वी को तापमान प्रदान करने में सहायक नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? एल्बिडो। सूर्य से आने वाले विकिरण का 17% भाग वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, अतः केवल 47% सूर्य ताप पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है, जो वायुमंडल वास्तव में वायुमंडल और धरातल को गर्म करने में सहायक होता है। वायुमंडल को पारदर्शिता निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो जो वायुमंडल की पारदर्शिता है किन किन बातों पर निर्भर करती है, उनके बारे में बात करते हैं। आकाश की मेघाच्छादनता, जो आकाश होता है उसमें जो मेघ होते हैं उनका उपस्थित होना और नहीं होना। मेघाच्छादित आकाश सूर्य ताप के अधिकांश भाग को या तो परावर्तित कर देता है या एक ऐसी बाधा उत्पन्न कर देता है कि सूर्य की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पक्षा पथरीले मेघों द्वारा 44% से 55% तथा पथरीले कपासी मेघों द्वारा 55% से 80% सूर्य ताप ब्रह्मांड में परावर्तित हो जाता है। तो जो ताप होता है जो मेघों द्वारा ब्रह्मांड में क्या होता रहता है? परावर्तित होता रहता है। मेघ एक और सूर्य ताप की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं, दूसरी ओर पृथ्वी से होने वाले ताप विसर्जन को रोकते हैं। तो क्या करते हैं? जो सूर्य होता है इसके ताप में बाधा उत्पन्न करते हैं और जो पृथ्वी से वाला ताप है उसे भी रोकते हैं। मेघाच्छादित आकाश एक कंबल के रूप में कार्य करता है, जो पृथ्वी से होने वाले ताप विसर्जन में बाधक है। फलत एक और मेघों के कारण सूर्य ताप प्राप्ति में रुकावट होती है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी से सूर्य ताप नष्ट होने में भी मेघ आवरण फलस्वरूप कार्य करते रहते हैं। यही कारण है कि मेघाच्छादित रातें गर्म होती है और मेघों के इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो इसी जो प्रभाव है इसे क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव। क्योंकि जो मेघ हैं उनकी वजह से जो गर्मी है वह ज़्यादा होती है और इसी को क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल के धूल कण, वायुमंडल में निहित धूल कण और अन्य अशुद्धियाँ सूर्य ताप प्राप्ति तथा सूर्य तापहास दोनों को प्रभावित करते हैं। हम्फ्रीज के अनुसार ने अनुमान लगाया कि धूल कणों के कारण सूर्य ताप प्राप्ति और सूर्य तापहास में 30% के अनुपात में कमी पड़ जाती है। 1912 में कटमाई ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में अधिक धूल हो गई
थी कि सूर्य ताप प्राप्ति की मात्रा 20% तक कम हो गई। किसके कारण? जो कटमाई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था 1912 में, उसके कारण। जल और स्थल का प्रभाव। धरातल पर जल और स्थल के वितरण का सूर्य ताप की मात्रा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्थल खंड सूर्य ताप को शीघ्र परावर्तित कर देता है, जबकि जल ताप को संरक्षित करता है। जल को पारदर्शिता के कारण उसके ताप अवशोषण अधिक गहराई तक होता है। स्थल संचालन प्रक्रिया से ताप शीघ्र ग्रहण करता है और शीघ्र नष्ट कर देता है, जबकि जल संवहन द्वारा धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है। जल को विशिष्ट ऊष्मा स्थल को अपेक्षा अधिक होती है, जिसके कारण एक निश्चित इकाई के तापक्रम को प्राप्त करने के लिए जल को स्थल की अपेक्षा 5 गुना अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जल का सूर्य विकिरण से प्राप्त ताप वाष्पीकरण द्वारा बहुत अधिक मात्रा में व्यय हो जाती है। अब हम बात करते हैं धरातल का रंग। धरातल का रंग सूर्य ताप के वितरण में धरातल के रंग का भी प्रभाव पड़ता है। काले और गहरे रंग को मिट्टियाँ सूर्य ताप को अधिक अवशोषित करती हैं, जबकि हल्के रंग बहुत धरातल जैसे बालू, बर्फ सूर्य ताप को अधिक मात्रा में ग्रहण करने में असमर्थ होती है। धरातल का स्वरूप अर्पण करते हैं। धरातल की असमता, ऊंचाई और परावर्तन शक्ति सूर्य ताप को प्रभावित करती है। एक समतल मिट्टी का मैदान पथरीले, पहाड़ी, बर्फीले भागों की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। सूर्यमुखी ढालों पर सूर्य ताप अधिक होता है। तो यह हमारा जो सूर्य ताप का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।